हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो कि 2024 में हुआ था उससे जुड़े प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हुए से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। इससे जुड़े कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो एक यहाँ पर नोट्स है 399 में, ये आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड 399 वाले नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरा समाजशास्त्र का नोट्स है जिसमें कि वन लाइनर में दिया गया है सारा, एंड दोनों के ही टॉपिक्स अलग है, दोनों ही नोट्स में टॉपिक्स अलग है। बस दो चीज़ें कॉमन है, एक तो सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यानी कि अवधारणाएं, और दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तकें। ये आपको दोनों ही नोट्स में देखने को मिलेंगे। बाकी के सारे टॉपिक्स अलग है। एंड इसका जो प्राइस है 249 है। बात की जाए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए हायर के लिए प्रैक्टिस सेट की तो इसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है। एंड ये आपको पहले 199 में प्रोवाइड कराया गया था, एंड इसका जो प्राइस है वो अब कम करके 149 कर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 30 प्रश्न कराए जा चुके हैं, इसके बाद वाले आज कराए जाएंगे। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए प्रश्न है, किसके अनुसार दलित नारीवादियों की आवाज़ को केवल अंतर की आवाज़ समझा जाएगा। विकल्प में यहाँ पर नीरा देसाई, बीना अग्रवाल, शर्मिला रेगे, मीरा कोशाम्बी यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसके अनुसार दलित नारीवादियों की आवाज़ को केवल अंतर की आवाज़ समझा जाएगा? किसका कहना है यहाँ पर? सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा शर्मिला रेगे। ठीक है, शर्मिला रेगे हो जाएगा। दलित नारीवादियों की आवाज को केवल अंतर की आवाज समझा जाएगा, यहाँ पर शर्मिला रेगे का ये कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किन्हें फूले अंबेडकरवादी नारीवादी शिक्षा शास्त्री के रूप में रेखांकित किया गया है? विभूति पटेल, नीरा देसाई, शर्मिला रेगे, अनीता देसाई यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किन्हें फूले अंबेडकरवादी नारीवादी शिक्षा शास्त्री के रूप में रेखांकित किया है? यहाँ पर सही होगा शर्मिला रेगे। ठीक है, शर्मिला रेगे होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की? सभी जानते होंगे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शंस में शरद चंद्र रॉय हैं, जीएस घुरिये हैं, डीपी मुखर्जी हैं, एलके अनंत कृष्ण अय्यर दिए गए हैं। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? जीएस घुरिये ने की है। ठीक है, जीएस घुरिये ने की है। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने यह निष्कर्ष निकाला कि गत्यात्मक भारतीय समाजशास्त्र का सर्वप्रथम कार्य परिवर्तन के आंतरिक और गैर आर्थिक कारणों को देखना होगा? ऑप्शन है जीएस घुरिये, एआर देसाई, एमएन श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। इनमें से यह किसने यह निष्कर्ष निकाला कि गत्यात्मक भारतीय समाजशास्त्र का सर्वप्रथम कार्य परिवर्तन के आंतरिक और गैर आर्थिक कारणों को देखना होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ढुजटी प्रसाद मुखर्जी राइट होंगे, यानी कि ऑप्शन डी डीपी मुखर्जी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डीपी मुखर्जी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ विमेन प्रेजेंस विद इन एंड बियॉन्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शर्मिला रेगे, रितु मेनन, नीरा देसाई, बीना अग्रवाल यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर सही होगा बीना अग्रवाल। ठीक है, बीना अग्रवाल होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, जनजातीय जातीय किसान जातीय सातत्य के उद्विकासीय मॉडल में सभ्यतागत दृष्टिकोण को किसने लागू किया? डीपी मुखर्जी, ल्यूडियोमो, केएम कपाड़िया, सुरजीत सिन्हा यहाँ पर विकल्प हैं। यहाँ पर क्या होगा? सुरजीत सिन्हा होगा, और सुरजीत सिन्हा का भूमिज जनजाति पर अध्ययन रहा है। यहाँ पर विकल्प सुरजीत सिन्हा सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन उन 3 महत्वपूर्ण लोगों का भाग नहीं है जिनकी व्याख्या एमएन श्रीनिवास ने रिमेंबर्ड विलेज में की है? द हेडमैन, कूली गाउडा, नाडू गाउडा, द प्रीस्ट यहाँ पर हैं। इनमें से कौन उन 3 महत्वपूर्ण लोगों का भाग नहीं है जिनकी व्याख्या एमएन श्रीनिवास ने रिमेंबर्ड विलेज में की है?
यहाँ पर सही क्या होगा, द प्रीस्ट होगा। ठीक है, द प्रीस्ट होगा, बाकी सबकी बात इन्होंने की है श्रीनिवास ने, यहाँ पर द प्रीस्ट होगा राइट। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है के एस सिंह के सर्वेक्षण प्रतिवेदन में भारत में कितने जनजातीय समुदायों को रेखांकित किया गया है? सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 461, 461 होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने अधीनस्थों में देवी आंदोलन को महत्वपूर्ण स्थान दिया? देवी आंदोलन की बात किसके द्वारा की गई थी? आपको क्लास में इससे पहले प्रश्नों को कराया गया है। देवी आंदोलन का बात किसके द्वारा की गई है? एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, जी एस घुरिये, डेविड हार्डीमैन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर राइट होगा डेविड हार्डीमैन। ठीक है, डेविड हार्डीमैन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किस पुस्तक के लेखक एम एन श्रीनिवास नहीं है? देखिए पुस्तकें हैं सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडियन विलेज, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर। सही क्या हो जाएगा? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया की बात की जाए तो इस पुस्तक में संस्कृतिकरण की बात की थी श्रीनिवास ने। इस पुस्तक की बात श्रीनिवास द्वारा नहीं की गई है, ये बताना है। यहाँ पर होगा इंडियन विलेज। ठीक है, इंडियन विलेज की बात श्रीनिवास ने नहीं की है। इंडियन विलेज किसकी पुस्तक है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में मॉडर्निटी की आधुनिकीकरण की अवधारणा इन्होंने दी थी, उसकी बात की गई है। इसके अलावा पश्चिमीकरण की अवधारणा, धननिरपेक्षीकरण की अवधारणा, प्रभुत्व जाति की अवधारणा, फैलाव की अवधारणा भी श्रीनिवास द्वारा दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस समाजशास्त्री को उनके आलोचकों ने मतवादी मार्क्सवादी कहा था? ए आर देसाई, ली ड्यूमो, डीपी मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास। यहाँ पर विकल्प है, इनमें से किस समाजशास्त्री को उनके आलोचकों ने मतवादी मार्क्सवादी कहा था? यहाँ पर सही होगा डीपी मुखर्जी, डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी होगा राइट। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने स्वयं को मार्क्सवादी के बजाय मार्क्स को लॉजिस्ट कहलाना पसंद किया और भारतीय परंपरा और आधुनिकता के मध्य मुठभेड़ यानी एनकाउंटर की द्वंद्वात्मक व्याख्या का प्रयास किया है? विकल्प में देखिए डीपी मुखर्जी, डेविड हार्डीमैन, एस सी दुबे और ए आर देसाई यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी राइट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी सामाजिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? ठीक है, विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। सिद्धांत अनुभवजन से सत्यापन योग्य होना चाहिए, ये सही है। सिद्धांत में प्रयुक्त अवधारणाओं में कोई तार्किक संबंध नहीं होता। सिद्धांत की प्रकृति एवं संरचना निगमनात्मक होती है। सिद्धांत स्वयं अमूर्त है। तो यहाँ पर विशेषता नहीं है बताना, तो यहाँ पर सिद्धांत में प्रयुक्त अवधारणाओं में कोई तार्किक संबंध नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है समाजशास्त्री सिद्धांत शब्द का अभिप्राय तार्किक दृष्टि से अंतः संबंध क्रम विन्यासों के युग्मों से है जिनसे अनुभाविक समरूपताओं को निर्मित किया जाता है। यह मत किसका है? देखिए ऑप्शंस में जॉर्ज होम्स, टोलकेट पार्सन्स, एमाल दुर्खेम, रॉबर्ट मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। समाजशास्त्री सिद्धांत शब्द का अभिप्राय तार्किक दृष्टि से अंतः संबंध क्रम विन्यासों के युग्मों से है जिनसे अनुभाविक समरूपताओं को निर्मित किया जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट मर्टन होगा। ठीक है, रॉबर्ट मर्टन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्री सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति नहीं थी? औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद का उदय, अध्यात्मवाद, राजनीतिक क्रांति यहाँ पर है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्री सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति नहीं थी? तो अध्यात्मवाद होगा यहाँ पर। ठीक है, अध्यात्मवाद होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाजशास्त्रियों का कौन सा युग्म संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है? शुट्स एंड गारफिंकल, मार्क्स एंड गिडिंग्स, गाउडलन एंड रिट्जर, पार्सन्स एंड मर्टन यहाँ पर हैं। यहाँ पर पार्सन्स एंड मर्टन राइट होगा। ठीक है, पार्सन्स एंड मर्टन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। पार्सन्स द्वारा दिए गए प्रतिमान चरों में से कौन सा निजी हित बनाम सामूहिक हित की दुविधा से संबंधित है?
ऑप्शंस में सामूहिक अभिमुखन, स्वाभिमुखन है, विसरणता, विशिष्टता, स्थानीयता, सार्वभौमिकता और प्रदत्त बनाम अर्जित है। यहाँ पर होगा सामूहिक अभिमुखन, स्वाभिमुखन। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है सामाजिक सिद्धांत के प्रारूप का निम्न में से कौन सा उपागम टर्नर द्वारा नहीं दिया गया है? विश्लेषणात्मक विन्यास, दार्शनिक विन्यास, प्रस्ताव मूलक विन्यास, अधिसैद्धांतिक रूपरेखा। यहाँ पर विकल्प है सामाजिक सिद्धांत के प्रारूप का निम्न में से कौन सा उपागम टर्नर द्वारा नहीं दिया गया है? तो विश्लेषणात्मक विन्यास, प्रस्ताव मूलक विन्यास और अधिसैद्धांतिक रूपरेखा की बात की गई है, दार्शनिक विन्यास की बात नहीं की है। यहाँ पर बी होगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, दार्शनिक विन्यास। प्रश्न है ऐसे परिणाम जो किसी भी विचाराधीन प्रणाली के लिए महज अप्रासंगिक है, उन्हें मर्टन ने क्या कहा है? कुप्रकार, अप्रकार, हाइपो प्रकार या अपकार्य। यहां पर क्या हो जाएगा? अप्रकार हो जाएगा, बी यहां पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन संरचनात्मक प्रकारवाद का आलोचक नहीं है? देखिए आलोचक नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शंस में एंथोनी गिडेंस है, मर्टन है, निकोलस लोहमैन है, जेफरी सी अलेक्जेंडर यहाँ पर है। संरचनात्मक प्रकारवाद का आलोचक नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यह तर्क किसने दिया कि नव प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रवृत्ति है? नव प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रवृत्ति है, यह तर्क किसका है? ऑप्शंस देख लीजिए, टॉलकेट पार्सन्स, एमएल दुर्खेम, रॉबर्ट मर्टन, जेफरी सी अलेक्जेंडर यहाँ पर है। नव प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रवृत्ति है, यह कहना नव प्रकारवाद के जनक जेफरी सी अलेक्जेंडर का है। ठीक है, यहाँ पर अलेक्जेंडर हो जाएगा, जेफरी सी अलेक्जेंडर यहाँ पर राइट है, नव प्रकारवाद के ये जनक थे। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है मर्टन ने अपने प्रकार्यात्मक विश्लेषण की व्याख्या करने के लिए निम्न में से कौन सी व्याख्यात्मक विशेषताओं का उपयोग किया है? ऑप्शंस में एकीकरण एवं नियमन है, सामाजिकरण एवं सामाजिक नियंत्रण है, सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधन है, अनुकूलित उन्नयन है। मर्टन ने अपने प्रकार्यात्मक विश्लेषण की व्याख्या करने के लिए निम्न में से कौन सी व्याख्यात्मक विशेषताओं का उपयोग किया है? तो यहाँ पर सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है संघर्ष सिद्धांतकारों का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा है? यह विचार कि प्रत्येक समाज परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अधीन है, समाज की सुव्यवस्था, समाज स्थिर है, समाज में हर तत्व स्थायित्व के प्रति योगदान देता है। तो देखिए बी सी डी प्रकारवाद से संबंधित हो जाएंगे, यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। यह विचार कि प्रत्येक समाज परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अधीन है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक रूप से स्वीकार्य साधनों द्वारा मौद्रिक सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति मर्टन द्वारा दिए गए अनुकूलन के किस साधन का उदाहरण है? कर्मकांडवाद, अनुरूपता, प्रत्याहारवाद, नवाचार। यहाँ पर विकल्प है, यहाँ पर सही होगा प्रत्याहारवाद। ठीक है, प्रत्याहारवाद होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सर्वोपरि महत्व की आर्थिक प्रणाली जो समाज के अन्य सभी क्षेत्रों को निर्धारित करती है के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, आर्थिक निर्णायकवाद या फिर निजीकरण। सर्वोपरि महत्व की आर्थिक प्रणाली जो समाज के अन्य सभी क्षेत्रों को निर्धारित करती है उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? उदारीकरण है, वैश्वीकरण है, आर्थिक निर्णायकवाद है या फिर निजीकरण है? सही होगा आर्थिक निर्णायकवाद। ठीक है, आर्थिक निर्णायकवाद होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आर्थिक निर्धारणवादी कौन कहलाते हैं? कार्ल मार्क्स कहलाते हैं। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी को किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है संघर्ष एवं उत्पीड़न को किसने समाज का कुरूप चेहरा कहा है? लुईस कोजर, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज होम्स, रॉल्फ डेहरेनट्रॉफ। यहाँ पर विकल्प है संघर्ष एवं उत्पीड़न को किसने समाज का कुरूप चेहरा कहा है?
रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ, ठीक है, रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। टर्नर ने डेहरेनड्रॉफ के संघर्ष सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था, और कोजर के द्वारा जो संघर्ष का सिद्धांत दिया गया था, टर्नर ने कोजर के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्न में से कौन सा समाज की आर्थिक संरचना का बुनियादी आधार नहीं है। आर्थिक संरचना का बुनियादी आधार नहीं है, देखिए उत्पादन की शक्तियां, अलगाव, उत्पादन संबंध, उत्पादन की पद्धतियां यहाँ पर है। तो आर्थिक संरचना का बुनियादी आधार में अगर बात करें तो उत्पादन की शक्तियां, संबंध और पद्धतियों की बात की गई थी, अलगाव की बात नहीं की गई थी। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही, अलगाव, ठीक है। प्रश्न है, यह किसका मत है कि प्रघटना शास्त्र बाह्य विश्व से जुड़े विद्यमान समस्त अनुमानों को व्यवस्थित ब्रिकेटिंग की जांच करता है। डेविड ह्यूम, मैक्स शेलर, इमैनुअल कांट, एडमंड हर्सल यहाँ पर राइट है। यहाँ पर राइट होगा एडमंड हर्सल, ठीक है, एडमंड हर्सल होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण को दैनिक जीवन का समाजशास्त्र कहा जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए, संरचनात्मक उपागम, प्रकारवाद, संघर्ष उपागम, प्रघटना शास्त्र। किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण को दैनिक जीवन का समाजशास्त्र कहा जाता है। यहाँ पर प्रघटना शास्त्र होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आखिरी प्रश्न है, एथनोमेथोडोलॉजी का समाजशास्त्रीय क्षेत्र में प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है। लोगों को उनकी सामाजिक दुनिया का बोध कराने के तरीके का विश्लेषण, समाज का आकार देने वाले आर्थिक कारकों का विवेचन, समुदायों पर सरकारी नीतियों के प्रभाव की जांच, या फिर सांस्कृतिक मानदंडों एवं मूल्यों का अध्ययन। एथनोमेथोडोलॉजी का समाजशास्त्रीय क्षेत्र में प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है। यहाँ पर राइट हो जाएगा लोगों को उनकी सामाजिक दुनिया का बोध कराने के तरीके का विश्लेषण, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।